Hi everyone, I'm Swetank and sorry for this premiered video. Usually हम लाइव सेशन लेते हैं बट आज का जो सेशन है इसको रिकॉर्डिंग में डालना पड़ रहा है बिकॉज देयर वाज सम नेट इशू एट माय प्लेस. ओके, सो इससे थोड़ा सा लेट भी हो गया अपलोड करने में बट आई होप यू विल फॉरगिव मी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को. डीना डेली इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस. लेट्स सी व्हाट्स इंपॉर्टेंट. अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान की पिक्चर लगी हुई है और पीछे कुछ यमनीज फाइटर्स हैं और अमेरिकन फोर्सेस से भी लोग खड़े हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट देम. द यूएस हैज अनाउंस्ड दैट 165 मिलियन की हेल्प करेंगे वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यमन पे. तो हम यमन के बारे में देख लेते हैं. आप आई होप आप लोग अगर मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि यमन में ऑलरेडी देयर वाज बैक टू बैक क्राइसिस. पहले 2011 के बाद से वहां पे एक क्राइसिस चल रही थी जो कि अरब स्प्रिंग का पार्ट मान सकते हैं आप. उसके बाद फिर हाउथी रिबल्स ने टेक ओवर कर लिया, सऊदीज ने उनको अपोज किया. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन टुडेस क्लास, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा. इसके अलावा विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी. एंटोनियो गुटरेस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही है, तो विल आल्सो लुक इनटू दैट इशू. चलिए प्रोसीड करते हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. ये तो इधर ही है. चलिए फिर this is some information about me. If you are attending the session for the very first time, make sure you go through it. If you have any queries, question, difficulties, get in touch and ask your queries as soon as possible and we'll try our best to resolve them. ठीक है, नीचे एक लिंक है unacademy.com @Swetank Pandey 9309. Make sure you follow this link और उस पर सारी free classes available हैं. I can assure you these classes will help you more than any other thing would have till now in understanding at least the history and international relations syllabus. The topics here are usually free of cost, तो उनको attend कर लीजिएगा. Let's also discuss a bit about Unacademy. So अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, मेक श्योर कि Unacademy के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है. iOS यूज़ करते हैं तो दैट, अदरवाइज एंड्रॉयड, वट एवर सूट्स यू. ठीक है, उसको आप यूज करिए प्लेटफॉर्म को और कोड यूज करेंगे, SPYT कोड यूज करिए. 10% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन के टाइम मिल जाएगा. लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आइए प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास अटेंड करिए, टेस्ट दीजिए, काफी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सिविल सर्विस समथिंग यू वांट टू डू, यू आर सीरियस अबाउट इट, टेक सब्सक्रिप्शन एंड डू एन ओवरआर्चिंग प्रिपरेशन. नाउ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है सब्सक्रिप्शनशिप के बारे में. सो लेट मी टेल यू अगेन वंस मोर दैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप इज समथिंग वेयर यू विल बी गेटिंग द हेल्प ऑफ अ मेंटोर. मेंटोर आपकी काफी हेल्प कर देंगे. अदरवाइज अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, आइकॉनिक इज विल बी बेटर फॉर यू. अदरवाइज प्लस विल जस्ट बी सफाइस, इट विल डू द नीडफुल थिंग. और उसके बाद अगर आप सबैटिकल पे हैं तो आई स्टिल सजेस्ट कि प्लस सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दें. नाउ freedom offer. What is this freedom offer? Now understand this कि because 15th August इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए Unacademy is giving from 5th to 18th of August ये ऑफर चल रहा है. इसमें प्राइसेस फर्दर रिड्यूस कर दी गई हैं. प्राइसेस आपके सामने हैं, गो थ्रू इट एंड इफ यू आर ओके विद इट, बहुत ही चीप प्राइसेस है. इतने कम पैसों में प्रिपरेशन बहुत मुश्किल होती है, तो मेक श्योर करें कि अल्टरनेटिव को फायदा उठाएं और सब्सक्रिप्शन लें. चलिए, अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो तो गेट इन टच एंड आस्क योर क्वेरीज, विल ट्राई टू रिजॉल्व देम. 11 अगस्त से अगली बैचेस शुरू हुई हैं. बैचेस की डिटेल स्क्रीन पे हैं, तो उनको आप वहां से फॉलो अप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस. नाउ एज यू कैन सी, देखिए जो नई रिपोर्ट आई है, बेसिकली ये भी आईपीसीसी की रिपोर्ट है. आईपीसीसी आई होप सो आप सबको पता होगा बाय नाउ. अगर नहीं पता है तो मैं वापस बता देता हूँ. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एक दिन मैंने कुछ दिन पहले, अभी मेरे ख्याल से अगर आप विद इन अ वीक क्लासेस देख रहे हैं तो आपको आईपीसीसी के बारे में मैंने सारी डिटेल बताई थी कि हाउ इट वाज डेवलप्ड इन 1988 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, आई जस्ट राइट इट डाउन, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज. नाउ आईपीसीसी जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा होता है और खासकर यूजुअली इनकी जो रिपोर्ट होती है उसको असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है. AR1, AR2, AR3, AR5 वाज द लेटेस्ट रिपोर्ट और अब AR6 रिपोर्ट पब्लिश होने जा रही है. नाउ AR5 रिपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं. AR5 रिपोर्ट में असेसमेंट रिपोर्ट 5, ठीक है, जिसमें सैटेलाइट डेटा SIMF5 का यूज किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि what steps should the world
और शुड द पॉलिसी मेकर शुड टेक टू मेक श्योर कि दुनिया का टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री से ज्यादा ना चेंज हो, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री से ज्यादा चेंज ना हो, ये चीज थी इंपॉर्टेंट. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऑन द अदर साइड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जो चीज बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो एफर्ट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लिए गए थे, यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो वैल्यूज थी हर कंट्री से अपने हिसाब से बताई थी, दोज आर नॉट इनफ. और उससे आईपीसीसी जो 1.5 डिग्री है वो तो अचीव बिल्कुल नहीं हो रहा, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा बाई 2030 लेवल इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज प्री इंडस्ट्रियल लेवल. अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 18 सेंचुरी में वर्ल्ड का टेम्परेचर वेरिएशन जिस तरीके का था, ठीक है. अब अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो अब इसको देखिए कि अब कहा क्या जा रहा है, क्या बात हो रही है. तो यूएन की जो क्लाइमेट रिपोर्ट आई दैट प्रेडिक्ट्स क्विकर ग्लोबल वार्मिंग देन अर्लियर इट वाज एंटिसिपेटेड just 3 years back, must sound a death knell for coal, oil and gas and is code red for humanity. ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूएन एटलीस्ट फोकस करेगा कि किस तरीके से कोल, ऑयल, गैस, इस तरह के रिसोर्सेज को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश की जाए. The Intergovernmental Panel on Climate Change concluded on Monday that the drastic cuts to emission are needed in order to hold the global temperature to under 1.5 degree centigrade. Now, 2015 के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे उसको भी बहुत सारी कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही. उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉलो नहीं किया. 2016, 17, 18, 19, 20 जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर इट वाज नॉट बीइंग फॉलोड. Because United States were not following it, the rest of the countries were also not serious about it. That's also a reality. All because of these reasons, you will see that abhi situation और खराब हो रही है. There are activists like even Greta Thunberg took a stand. She also tweeted yesterday that the new IPCC report contains no real surprise. It confirms what we already know from 1,000 previous studies and reports that we are in an emergency. It's a solid summary of the current best available science. ठीक है. There are still people who don't accept climate change as a real thing, and that is wrong because scientifically it is proven. So one should be very adamant about this, that अगर आप थोड़े से भी serious हैं तो you should accept the first of all the principle that climate change is happening and it happening on the negative side. Now, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि COP26 जो है वो इटली के साथ पार्टनरशिप में ब्रिटेन ऑर्गेनाइज करा रहा है और अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसी साल ग्लासगो में वो मीटिंग है और इसी के लिए जो असेसमेंट रिपोर्ट 6th है IPCC की वो पब्लिश होने वाली है. नाउ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने कहा है कि दिस रिपोर्ट इज बेसिकली अ वेकअप कॉल. इट्स अ वेकअप कॉल. इट विल टेल द वर्ल्ड दैट समथिंग मोर सीरियस नीड्स टू बी डन on the immediate basis. ठीक है. But then there are countries like Saudi Arabia, there are countries like Russia, there are countries like Venezuela, there are countries like Iran who are totally dependent on the oil production of such energy resources जिसको produce करने में ही ठीक है बहुत सारे pollutant release होते हैं. And that is something you need to understand. ठीक है. Till the time these countries are serious decision makers, till the time there are countries like China who don't have alternative source, or India who don't have alternative source right now. देखिए, growth has to be done. There is no other objective, there is no other way out. But अगर growth करना है तो there has to be a resource for that growth. Now that resource में problem ये है कि how you will do it. Okay, there is no other thing behind or on the back side, on the front, कुछ है नहीं. Okay, so there is no alternative source available to country like India, country like China, and they can't reduce the rate of their growth. That is not acceptable to either of them. So those countries are also there. Problem तब आती है जब there is a country like United States who actually ये नहीं कहेंगे कि उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, but you need to accept that whatever technology, whatever development is available to the world is first of all available to the United States. Now, even if in these circumstances United States is the first country to pull back from Paris Climate Agreement, it tells you something about their commitment towards climate change. Basically, they don't have a commitment towards climate change.
Okay, so these are certain things you have to keep in your mind, and you can always criticize the Western world. Okay, when it comes to climate change, we all know, जब भी हम मेंस के आंसर लिख रहे हो, जब भी हम इसके पर्सपेक्टिव को डेवलप कर रहे हो, we always know that most of the time in past few years, China is always on the belligerent side of ours. ठीक है, but when it comes to climate change, we are still okay with criticizing the Western world, because Western world were the one who started this whole thing, and now they are not in a condition to take any of the responsibility. Got it? चलिए, अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, कुछ वैल्यूज देख लेते हैं जो रिपोर्ट में बताई गई हैं, विच आर वेरी एसेंशियल. अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज प्रोजेक्टेड टू हिट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड above pre-industrial level around 2030 in all 5 of greenhouse gas emission scenarios, ranging from highly optimistic to reckless considering by the report. That is a full 10 year earlier than what IPCC had expected earlier. पहले उम्मीद थी 2040 में ये होगा, अब 2030 में हो रहा है. ठीक है, by mid century, that is 2050, 1.5 degree centigrade threshold will have been breached across the board. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर ना ही चेंज हुआ हो. Now we need to understand कि last time जब planet का एटमॉस्फेयर इस तरीके का था, so that was 125,000, 1,25,000 साल पहले अर्थ का टेम्परेचर इस तरीके का था. एंड इन दोज टाइम्स जो वर्ल्ड की मीन सी लेवल था, दैट वाज 10 मीटर हाई देन व्हाट एक्चुअली इट इज राइट नाउ. फाइन, द लास्ट टाइम एटमॉस्फेयर वाज at the point it is today, it was 125,000 years ago, and global mean sea level at that time was 10 meter high. Okay, the level that would put many big coastal cities in the water right now. Places like भूल जाइए, ढाका और मालदीव्स को तो भूल ही जाइए. ठीक है, मालदीव्स को भूल जाइए, ढाका को भूल जाइए, बांग्लादेश के जो कोस्ट एरियाज हैं उनको तो भूल ही जाइए. इवन द प्लेसेस लाइक मियामी, okay, even the places like Miami will be underwater. Okay, there are even chances that many of the region in Mumbai will go underwater. ठीक है, so that's a reality. There are places in Karachi that will go underwater. So all the big coastal towns, and you need to understand that human beings in the 18th and the 19th century have started live on the coastlines. ठीक है, अगर पुरानी हिस्ट्री आप देखेंगे तो people were not prefer to live on the coastlines in the earlier time. In the medieval time, in the ancient time, they don't prefer to live on the coastline, but now they have started, and that is something you have to keep in mind. Okay, chaliye. The report includes more data than ever before on methane, the second most important greenhouse gas after CO2, and warns that failure to curb emission could undermine Paris Agreement goal. Now, after carbon dioxide, we also need to talk about methane, CH4. Now, methane naturally available hai, no one is denying that, but if it's available beyond the threshold, it creates a issue, it creates a problem, and that's the problem we are facing now. Now understand again this thing, that the level of methane in the world right now is at the level which was there 800,000 years back. 8 लाख साल पहले दुनिया में जितना मीथेन था, उतना मीथेन इस समय दुनिया में है, बट क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह की नहीं है. 8 लाख साल पहले ह्यूमन बींग्स इस तरीके से नहीं रहते थे. ठीक है, तो अलॉन्ग विथ सॉक्स, नॉक्स, मीथेन इज ऑल्सो देयर ऑन अ वेरी हाई लेवल. ओके, livestock, manuring, everything is getting affected by it. ठीक है, and this can create a huge problem in the coming days, and obviously it is going to create a huge problem unless and until it is being resolved. और इसको resolve करने के जो techniques हैं उस पर कोई consensus अभी तक build नहीं हो पा रहा है. Let's hope COP26 अक्टूबर नवंबर में जो meetings हैं स्कॉटलैंड में, something comes out of it, and if and whenever it will come out, I will keep you posted about it. Okay, that's the whole idea. Thanks a lot. Let's move forward. चलिए, US announces 165 million in humanitarian aid to Yemen. I hope यमन के बारे में सबको पता है. देखिए, बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, कैंप लगा हुआ है. दिस इज अ रेफ्यूज, काइंड ऑफ अ रेफ्यूजी कैंप. तो यमन में क्या हो रहा है अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बेसिक बैक स्टोरी दे दूं, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, ये पूरे का पूरा रीजन जो है, ये वो हिस्सा है वर्ल्ड का जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं. ठीक है, मिडिल ईस्ट, वैसे मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहना नहीं चाहिए, बिकॉज ईस्ट का मिडिल नहीं है ये, बट ठीक है. हम देखें अगर तो अरेबियन पेनिनसुला पे, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला के सदर्न मोस्ट टिप पे जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज यमन.
Okay, now Yemen has been in unstable situation since 2011. ठीक है, 2011 में यहां पर पहली जब अरब स्प्रिंग के समय, ठीक है, यमन में प्रेसिडेंट को हटाने की कोशिश हुई। उस समय प्रेसिडेंट नहीं हटे, लेकिन इश्यूज वहां से जो शुरू हुए फिर अल्टीमेटली लेड टू अ शिया रेबल ग्रुप, जो कि लोकल यमनी शियाज होते हैं, उनको आप हाउथी कह सकते हैं। ओके, अब हाउथीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा मानती है सऊदी अरेबिया कि वो ईरान से रिलेटेड है, ईरान से कनेक्टेड है। नाउ एक चीज मैं आपको और बता दूं, सऊदी अरेबिया इट्स सुन्नी इस्लामिक कंट्री, बट सऊदी अरेबिया में जो ये कोस्टल, ये जो उनके बॉर्डर एरियाज हैं, ये जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, इस एरियाज में आपको शिया पॉपुलेशन मिल जाएगी। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो सऊदी अरेबिया में दिस इज द रीजन जहां पे सारा पेट्रोल भी मिलता है, तो शिया पॉपुलेशन उस एरिया के पास ही रहती है। नाउ दे आर नॉट द वन हु रूल द स्टेट इज रूल्ड बाय द सुन्नीस। ओके, इट इज अ वहाबी सलाफी इस्लामिक आइडिया, दैट इज अ सुन्नी आइडिया, जिससे सऊदी अरेबिया रूल किया जाता है। नाउ यमन में हुआ ये कि 2015 के बाद स्ट्रगल कंटिन्यूसली चल रही है। यमन की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, कोस्ट लाइन पे, लेट मी पुट इट है यहाँ पे, एडन। एडन पे हाउथीज ने कब्जा कर लिया, ठीक है, और उसके बाद से वो अपनी गवर्नमेंट कभी एडन से चला रहे होते हैं, कभी उनको हटना पड़ता है पीछे, तो वो सिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, बट दे आर देयर, दे आर कंट्रोलिंग द कंट्री इन टोटो। अब हुआ क्या, व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज इन पावर, उन्होंने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया। सारे के सारे जो आप एक तरीके से कह सकते हैं नेटवर्किंग इश्यूज होते हैं, अगर कहीं बॉम्ब भी गिराना है तो अमेरिकन रडार सिस्टम बताता था कि यमन में कहाँ बॉम्ब गिराना है। और फिर सऊदी फाइटर जेट्स जो होते थे, जो अदरवाइज ऑल्सो अमेरिका से ही खरीद के आए थे, वो यमन पे जाके बॉम्ब गिराते थे टू किल द हाउथी रेबल्स। हुआ ये कि हाउथी रेबल्स से ज्यादा लॉस हो गया सिविलियन डेथ से, बहुत सारे सिविलियंस की जान गई, और इन सिविलियंस की जान जाने की वजह से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, एंड दैट इज द रिफ्यूजी क्राइसिस इन यमन। अभी रिफ्यूजी क्राइसिस इतनी बड़ी होने लगी, इतनी बड़ी होने लगी कि देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अ फेमिन, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अ ड्रॉट। यमन में हर उस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपने आप डेवलप होनी शुरू हो गई, विच वी मेंशन इन अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल जहां भी हो सकते हैं वॉर टोन कंट्री के, वो यमन बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बट टिल द टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर, ही वाज एडमेंट कि उनको सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करना है, बिकॉज सऊदी अरेबिया वाज गिविंग यूनाइटेड स्टेट्स $104 बिलियन के आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज समथिंग जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, बट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट ऑफिस इन यू कैन से जनवरी 2021, ठीक है भाई, और 20 जनवरी को द मोमेंट जो बाइडेन केम टू पावर, जो बाइडेन ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि ही इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम द यमन, यमनीज कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट नहीं करना है। सो ऑल द लॉजिस्टिकल हेल्प विच वॉज अर्लियर प्रोवाइडेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स टू सऊदी अरेबिया, वो बंद कर दी गई, और सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर भी बनाया गया कि वो भी यमन को जो एक तरीके से सीज करके बैठे हैं चारों ओर से, वो बंद करें। एटलीस्ट जो यूएस एड हो गई या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एनजीओज हो गई, जो लोगों की हेल्प करने जाना चाहती हैं यमन में, उनको जाने की परमिशन मिले। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड नेशंस जो है ऑफिशियल्स, उन्होंने पहले ही वार्न किया हुआ था कि यमन इज गोइंग टुवर्ड्स द वर्स्ट फेमिन इन द वर्ल्ड। ओके, और उनको इमीडिएटली $4 बिलियन के एड की जरूरत है। ठीक है, अब $4 बिलियन तो इस समय कोई वर्ल्ड में नहीं देने वाला, लेकिन द यूएस असिस्टेंस, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके पास अपना एक अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन वियतनाम वॉर के समय बनाई गई थी। आइडिया ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये समझ में आ गया था, रॉबर्ट मैकनमारा उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको समझ में आ गया था दैट सिर्फ आप वियतकॉन्ग को हराकर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वहां के जो नेटिव्स हैं जो वियतकॉन्ग का सपोर्ट नहीं भी करेंगे, तो उनको आपको किसी तरीके से उनका दिल जीतना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हेल्प द नेटिव्स इन वियतनाम, और यहां से यूएस एड शुरू हुई। यूएस एड आगे आने वाले सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करती है। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वर्ल्ड के उन पार्ट्स में जहां पर लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, सर पे छत नहीं है, उनको हेल्प करती है यूएस एड। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि यूएस एड जो है वो हाउथी रेबल कंट्रोल नॉर्दर्न यमन में भी काम करेगी। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाउथीज ही वही लोग थे जिनको
मारने के लिए सपोर्ट दे रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। ओके, अब उनके कंट्रोल एरियाज के जो लोकल लोग हैं उनको हेल्प करने को रेडी हो गई यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ओके, नाउ दिस इज हैपनिंग। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या डिसाइड किया है, दे हैव डिसाइडेड कि 165 मिलियन डॉलर की हेल्प इमीडिएटली की जाएगी। अच्छा, अभी इमीडिएटली हेल्प करने की बात कहां से आ गई? ये बात यहां से आई कि देखिए, जब जनवरी में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वॉर से पीछे हटने के लिए बात की, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यमन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो अपनी तरफ से एक स्पेशल इनवॉय अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इनका नाम है टिम लेंडर किंग। ओके, नाउ टिम लेंडर किंग हैव वर्कड एक्सीलेंटली एंड दिस होल प्लान कि किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करनी है, किस एरियाज को फंडिंग प्रोवाइड करानी है, ठीक है, जिससे इफेक्टिवली सबसे ज्यादा लोगों की इमीडिएटली हेल्प हो सके, ये टिम लेंडर का ही प्लान है। अब दिस इज समथिंग यू कैन कीप इन माइंड, नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको स्पेशल इन्वॉय यूनाइटेड स्टेट्स की। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कहीं ना कहीं दिस होल क्राइसिस हैज बीन इवॉल्व बाय अ सिंगल पर्सन एंड दैट इज मोहम्मद बिन सलमान। Understand this thing, when Mohammed bin Salman started this was on 2015-16. He was the defense minister of Saudi Arabia. His father was the king of Saudi Arabia, King Salman. ठीक है, he was back then he was not the crown prince, back then he was not handling everything in Saudi Arabia, but he was the defense minister. और उनका प्लान क्या था? उनका प्लान ये था कि देखें, हाउथीज जो हैं उनको ईरानियन सपोर्ट करते हैं और ईरानियन सपोर्ट के कारण ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्टेप्स टू मेक श्योर कि यमन में हाउथी रेबल्स की गवर्नमेंट ना बन पाए। दैट वाज द होल इंटेंशन। ओके, और उनका प्लान ये था कि 3 से 4 दिन में इस पूरी लड़ाई को खत्म कर देंगे। बैक इन 2015 द सऊदीज आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन यमन एंड सो मच सो कि अब तो हाउथीज की तरफ से सऊदी अरेबिया के अंदर मिलिटेंसी शुरू हो गई। यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस इंस्टांस जब सऊदी अरेबिया के 2 पेट्रोल ऑयल वेल्स पे हाउथी रेबल्स ने ड्रोन से अटैक किया था। ठीक है, दैट ऑल्सो हैपन। सो इस तरह की चीजें अब बहुत नॉर्मल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ द कंडीशन राइट नाउ इन यमन इज। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टी होगी, गेट इन टच एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ठीक है, शाम को 5:30 there will be a class for you where we'll be discussing MCQs. इसके अलावा if you have any queries, question, difficulties, get in touch and we'll resolve it as soon as possible. ठीक है, so चीजें समझ में आ गई। will end the class। उससे पहले कुछ और है क्या पॉइंट्स? अच्छा, ओके, there are certain things more। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एडिशनली बता सकता हूँ जो यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ, it's just a basic definition, basic pointers that the यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, वहां पर यूएस कांग्रेस के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं हु आर सेइंग कि यूनाइटेड स्टेट्स को यमन को रीबिल्ड करने में हेल्प करनी चाहिए। ओके, यूएस कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन भी पास करने की कोशिश की गई जिससे यूएस गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए कि वो यमनीज सफरिंग को रिजॉल्व करने के लिए $2.5 बिलियन की हेल्प करे। खैर, $2.5 बिलियन इज नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू हेल्प और प्रोवाइड। ठीक है, इस मार्च के महीने में सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी यमन में सीज फायर अनाउंस कर दिया है। दिस आल्सो हैज हैपेंड अंडर द प्रेशर फ्रॉम जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन के प्रेशर में ही ये किया गया है, क्योंकि टिल द टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर वाज नो वे सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू रिलैक्स द मिलिट्री confinement of Yemen in any manner. ठीक है, so that has finally happened, that you have to keep in mind. ठीक है, चलिए, और इन सब के पीछे सऊदी अरेबिया को लगता है कि ईरान है, और फिर ईरान और सऊदी अरेबिया जो रीजनल कोल्ड वॉर चल रही है शिया और सुन्नी वाली, ठीक है, वो वापस से शुरू हो जाती है। ठीक है, सो या दैट विल बी ऑल इन्फॉर्मेशन यू विल बी नीडिंग। मेक श्योर करेंगे कि अपने आप को अपकमिंग संडे को जो अनअकैडमी कॉम्बैट का टेस्ट होगा उसके लिए रजिस्टर कर लेंगे। उसके लिए कोड यूज कर लेंगे SPYT। इसके अलावा कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ और प्रॉब्लम होगी, गेट इन टच एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व देम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।